नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। हमारी खास पेशकश यानी कि देहदान महादान। हमारे इस खास पेशकश में आज हमारे साथ हैं कमल कुमार सचेती जी। कमल कुमार सचेती जी यूं तो किसी खास पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में कई ऐसे योगदान दिए हैं जिनका कोई सानी है नहीं। साथ ही कमल कुमार सचेती, जो कि नाम पर अगर कई उपलब्धियों का जिक्र किया जाए, कई सम्मानों का अगर जिक्र किया जाए तो उनके नाम दरअसल दर्ज हैं, और तमाम अलग अलग क्षेत्रों का अगर जिक्र किया जाए तो उनमें तमाम वो नाम उनके नाम पर दर्ज हैं। और ये सारी बातें इसी को लेकर, यानी कि देहदान महादान जो खास कार्यक्रम है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं सर कमल कुमार सचेती जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है जैन सोल्यूशन ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की। कमल कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटोनॉमी के। सर, बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ हैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोनॉमी के। सर, आपका बहुत स्वागत है। और सचिंद्र मित्तल जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एंटोनॉमी के। बहुत स्वागत सर आपका भी है। सबसे पहले शुरुआत कमल कुमार जी मैं आपके साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि देहदान महादान ये दरअसल जो स्थितियां निकलकर सामने आती हैं, जिसको लेकर हर किसी के जहन में ये चीजें आ जाती हैं कि देहदान महादान तो है, लेकिन सारी चीजों से बचने का प्रयास कई लोग भी करते हैं। मैं उन सारी चीजों से आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर ओरिजिन का जिक्र करें, यानी कि इस नेक काम के लिए शुरुआत आपने कैसे की, कहां से की, कैसे आपके मन में ये इच्छा आई कि इस काम को किया जाना चाहिए? बड़ा दिलचस्प वाकया है। मेरी बेटी की शादी थी और मायरे का कार्यक्रम चल रहा था। मेरी मौसी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अचानक मैसेज आया मायरे के दौरानी के साहब उनका निधन हो गया जी। तुरंत परिवार वालों के साथ चर्चा की उस माहौल के अंदर ही, और ये निर्णय लिया गया कि हमें एक पुण्य कार्य करना चाहिए। और हमने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर पहला देहदान किया मेरे मौसी जी के नाम से। ये 20 जून 2010 की बात है जी। कमल कुमार जी, ये जो काम है, यानी कि देहदान महादान का जो जिक्र आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए तमाम चुनौतियां आपके सामने आती होंगी। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों तक वो बातें पहुंचें, जिससे ये समझ में भी आए कि क्यों ये बड़ा ज़रूरी है और क्यों लोग इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि चाहे वो धार्मिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार करना बड़ा ज़रूरी है, कुछ लोग ये जिक्र करते होंगे। किस तरीके की चुनौतियां दरअसल आपके सामने आती हैं? चुनौतियां कई तरह की आती है। जहाँ तक आवश्यकता की बात करें तो डॉक्टर पी के सिंह साहब, डॉक्टर यूके गुप्ता साहब, सचिंदर जी मित्तल हमारे साथ बैठे हैं, जो इस बात को भली भांति समझते हैं कि यदि बॉडी डोनेट नहीं होगी तो हम भविष्य के डॉक्टर्स को कैसे तैयार कर पाएंगे, और उसके लिए बॉडी की आवश्यकता सख्त रहती है। यदि हमें किसी भी बॉडी पे रिसर्च करना हो, डॉक्टर्स को पढ़ाना हो, भविष्य के डॉक्टर्स तैयार करने हो, तो बॉडी की नितांत आवश्यकता है। इस महत्व को हमने समझा। मैं आज के 10 साल यदि पुरानी बात आपसे करूँ तो मुझे एक बात का यूँ लगता है कि उस टाइम बॉडी डोनेशन के फॉर्म भरवाना ऐसा लगता था जैसे किसी प्रॉपर्टी पर साइन करवाना होता था। हम स्टाम्प पेपर हमको लाना होता था, स्टाम्प पेपर पर उनके घर वालों के साइन करवाने होते थे, डोनर के साइन करवाने होते थे, उसके बाद में उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से वेरीफाई करवाना होता था। जब हमारा ग्रुप 1 जनवरी 2000 को बना तो हम लोगों ने 214 मेंबर्स के साथ में इस ग्रुप को प्रारंभ किया था। और मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमें कम से कम भी 214 फॉर्म को एक साथ भर करके और चीफ मिनिस्टर तक या हेल्थ मिनिस्टर तक देना चाहिए। अशोक गहलोत साहब सीएम थे और दुरू मियाँ जी उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। हम लोगों ने 214 फॉर्म एक साथ भरे और सारे के स्टाम्प पेपर वगैरह सब कुछ लगा के सब उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करवा करके वो डॉक्यूमेंट्स ले जा करके दिए। एक बहुत बड़ी कार रैली हमने करीबन 3 किलोमीटर की निकाली, जयपुर के सभी रास्तों पे चलती हुई, और उस कार रैली के माध्यम से पैम्पलेट बांट के हमने इस मैसेज दिया कि देहदान करना आवश्यक है। देहदान अगर नहीं करेंगे, क्योंकि 4 घंटे बाद में 2 घंटे बाद वो अल्टीमेटली चिता को समर्पित हो जानी है या जमीन के अंदर गड़ जानी है, तो हम लोगों ने एक बात का प्रचार किया कि यदि आप बॉडी डोनेट कर देंगे तो इस बॉडी से भविष्य के हजारों डॉक्टर्स हम तैयार कर पाएंगे, जो हमारे देश में जो तरह तरह की बीमारियां डेवलप हो रही है उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक सर, लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर पंकज सिंह जी भी हमारे साथ हैं। पंकज सिंह जी, प्रोसेस का अगर जिक्र करें तो ये कैसे इस पर काम किया जाता है आगे, कम से कम हमारे दर्शक भी इन सारी चीज़ों को समझें कि देहदान जरूरी क्यों है, चिकित्सकीय क्षेत्र में इसका क्या योगदान? हेमंत जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब कोई भी छात्र मेडिकल में दाखिला लेता है जी, तो शुरू में हम उन्हें 3 विषय पढ़ाते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम शरीर रचना के बारे में उसे काफ़ी विस्तार में बताते हैं। ठीक। तो जब हम शरीर रचना की बात करते हैं तो एक एक धमनी, एक एक नस, मांसपेशी, हड्डी,
आंतरिक अंग, हर कुछ को हम लोग काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार में बताते हैं। और सिर्फ बताते ही नहीं हैं, पढ़ाने के बाद हम उन्हें डिसेक्शन करके, यानी कि चीर कर, बिल्कुल, वो जो देहदान होता है उसमें हम लोग उसे दिखाना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे पूरी तरह से समझ पाए। एनाटमी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि सामान्य शरीर रचना के बारे में बताना। तो एक बात कही जाती है कि अनलेस यू डोंट नो द नॉर्मल, you won't be identifying the abnormalities or the disease. बिल्कुल। So we first ensure कि हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल एनाटमी, शरीर रचना को बहुत ही डिटेल में बताएं। और एक बार ये जब बच्चे सीख जाते हैं, तब फिर वो आगे जाकर जब भी कोई भी शल्य चिकित्सा के कोई भी जो विभाग है, जैसे सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, IENT है, या स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जहाँ सर्जरी होती है, तो उनके लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग होता है। तो बहुत ही बहुमूल्य होता है ये शरीर हमारे एनाटमी विभाग के लिए। ठीक। डॉक्टर उपेंद्र जी, आपसे वो अनुभव मैं समझना चाहूँगा कि एक लंबा वक्त हो गया आपको, आप इसमें इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, लगातार सारी चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। कितना चेंजेस आप देखते हैं कि आज के दौर में और पिछले 10 साल का जिक्र करें, जिसमें कई योगदान कमल कुमार जी का भी रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, कितनी चीज़ें बदलाव आप देख पा रहे हैं वर्तमान की स्थिति में इन सारी चीज़ों को लेकर, चाहे वो लोग अवेयर हो रहे हों या फिर इस चीज़ को लेकर खुद जो यूथ है वो पढ़ने के लिए भी आगे आता हो? देखिए, मैं मेरे छात्र होने के समय की बात करूं, हाँ। सन 70 में मेरा एडमिशन हुआ था SMS मेडिकल कॉलेज में। उस समय जो बॉडी डोनेट होती थी वो या तो लावारिश लाशें होती थी जो पुलिस हमारे को सुपुर्द करती थी, बिल्कुल, या फिर कई परिजन अपने जो लंबी बीमारी के मरीज होते थे, जैसे TB के मरीज हुए, कोई कैंसर का मरीज हुआ, या लंबी बीमारी के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ के चले जाते थे और फिर वापस लेने नहीं आते थे। ठीक। तो फिर वो अस्पताल हमारे को वो बॉडी डोनेट करता था, है ना। एक अधिनियम बनाया गया कि सन 1986 का अधिनियम है जी, अनाटमी एक्ट। उसमें मेडिकल कॉलेजों को वो बॉडी को, ऐसी बॉडीज को लेने के लिए अधिकृत किया गया और उसके थ्रू बॉडीज आती थी। कई बार नहीं आ पाती थी, कम हो रह जाती थी। फिर धीरे धीरे जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ी जी, तो ये देहदान का कंसेप्ट विकसित हुआ। हमारे धर्म में जी, हम ये मानते हैं कि आत्मा के एक बार विलीन हो जाने के बाद, परम ब्रह्म में विलीन हो जाने के बाद, ये शरीर सिर्फ एक पंच तत्व का पुतला रह जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर ये शरीर किसी अच्छे काम के लिए काम आ सके, तो ये कंसेप्ट जब विकसित हुआ, तो इस तरह की सचेती जी जैसी कई संस्थाएं, जो समाज सेवी संस्थाएं थी, वो आगे आईं और उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया कि हम एक मुहिम चलाएंगे और उस मुहिम की तरह लोगों को कन्विंस करेंगे कि आपका शरीर अगर मरणोपरांत भी काम का रहता है और एक पढ़ाई में इतना महत्वपूर्ण इसका है। और आज ये देखिए कि इन के कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें इतनी बॉडीज अवेलेबल हैं। बिल्कुल, नई नई शोध करने को मिल रहे हैं, ऐसी ये जिक्र आप दरअसल करना चाहते हैं। ठीक है डॉक्टर सचेंद्र जी, आप इन सारी चीज़ों से क्या सीख पा रहे हैं? मैं प्रोसेस का मैंने जिक्र किया, पंकज जी से भी समझा इन सारी चीज़ों को। हम ये चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को बताने पाने में कितना और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये शोध का ही विषय है बेसिकली। क्योंकि जैसे कि आपने पूछा कि क्या हमारा प्रोसेस है यहाँ पे, हाँ। हमारा जो निम्स इंस्टीट्यूट है, इसमें जब भी हमें सचेदी सर की तरफ से कोई भी बॉडी डोनेशन आता है, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, सह सम्मान उस देहदान को हम लोग लेते हैं। उस सह सम्मान में आजकल हम लोगों ने बहुत अच्छी एक चीज़ हमारे HOD सर और प्रोफेसर सर इनकी सहायता से स्टार्ट किया कि हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन करा रहे हैं। प्लांटेशन के साथ साथ उनका एक नेम प्लेट भी लगाते हैं कि भविष्य में कभी भी उनके जो परिवारजन हैं वो आकर के देख सकें कि उस प्लांट कहाँ लगा हुआ है, पौधा कैसे क्या है। तो वो ये सब चीज़ें हम लोगों ने स्टार्ट की। दूसरी चीज़, जब हमारे पास कोई भी देहदान आता है तो सह सम्मान तो हम लेते ही हैं, उसके साथ साथ हम जितने भी उनके परिवारजन हैं
उन परिवारजन के साथ एक फॉर्म है हमारे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी में, उस फॉर्म को हम लोग अंडरटेकिंग फॉर्म बोलते हैं। उस फॉर्म में हम लोग उनको सारी उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा इनको भरवाते हैं, जैसे लाइक फिल कराते हैं, जैसे कि लाइक उनके आधार कार्ड का नंबर है, कौन कौन उनके बेटे हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनसे वो सारी डिटेल्स हम लोग लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद ही हम लोग उसको सहसम्मान से देहदान को हमारे यहाँ लेते हैं। उसके बाद हम उस देहदान जो हमें किया है, जो पार्थिव शरीर हमें मिला है, उस पार्थिव शरीर को हम लोग एक फ्लूइड है फॉर्मेल्डिहाइड, उस फ्लूइड को हम लोग उनकी बॉडी में इंजेक्ट करके और फिर उसको हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जो हम लोग निम्स इंस्टीट्यूट में फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। कमल कुमार जी, जैसा आपने जिक्र किया सबसे पहले कि हमने एक रैली के माध्यम से भी और कई कैंपेन हमने चलाए हैं, जिसकी वजह से ही ये स्थिति है कि आज हर कोई इसके बारे में जानने लगा है और वो चाहता भी है कि इन सारी चीज़ों में हम आगे भी आएँ खुद, जिसका लाभ हमारे आने वाले बच्चों को मिल पाए। इस पर अगर शोध होता है तो उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिल सकता है, छात्रों को मिल सकता है, चिकित्सकीय लाभ मिल सकता है लोगों को भी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं आप समझूँ इन सारी चीज़ों को, तो क्या आगे इसको लेकर प्लान आपका है? शुरू में जब हम फॉर्म भरवाते थे तो मैं बड़ी समस्या आती थी। एक वाकया मुझे आता है, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मित्र हैं, उनका उसको इनकम टैक्स के ऑफिसर आए और उन्होंने कहा सर बॉडी डोनेशन का फॉर्म भरना है। तो बोले भैया तुम चाहो तो जिंदा बॉडी ले लो, चाहते हैं क्या? और उस टाइम वहाँ से उठ करके रवाना हो गए। कई बार हम बॉडी लेने के लिए जाते हैं, परिवार वाले इतने अनॉयड हो जाते हैं कि हमारे घर में तो मौत का माहौल है और आप लेने के लिए आ गए। हमें ऐसा फील होने लगता है कि हम बेघर की स्थिति में वहाँ पर जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसको भी, उस अपमान को भी हमने अपना सम्मान समझा, पेशेंस का लेवल हमने मेंटेन रखा, परिवार वालों को समझाया और परिवार वालों को समझने के बाद जब एक सिलसिला चालू हुआ और वो सिलसिला जिस तरीके से बढ़ता गया, जयपुर शहर में कई सारी मेडिकल कॉलेज है, निम्स को हम प्रारंभ से दे रहे हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज को दे रहे हैं, महात्मा गांधी को दे रहे हैं, जेएनयू को दे रहे हैं, एनआईए को दे रहे हैं, होम्योपैथिक कॉलेज को हमने बॉडियाँ डोनेट करी है। तो कुल मिलाकर के हम एक दिमाग में असेसमेंट रख के चलते हैं कि कहाँ कितनी बॉडियाँ दे दी तो डिवाइड करते हैं। शुरू में जब बॉडियाँ डोनेट करी तो हमारे पास साल भर में 3, 4, 5 बॉडी आती थी। और एसएमएस की बात करूं तो जब हमने 2010 में चालू किया तो कुल 28 बॉडियां डोनेट हुई थी, जब से कॉलेज बनी तब से लेकर के तब तक। हम लोगों ने जब सिलसिला चालू किया तो शुरू में कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बॉडी आती थी। आज स्थिति यह है कि इसी महीने में 5वीं बॉडी डोनेट करवा रहे हैं। हमारे द्वारा 124 बॉडियां डोनेट करवा दी गई। किसी कॉलेज में हम जब जाते हैं वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारी कोशिश रहती है उस जो अच्छी चीज़ को सभी कॉलेज में चालू करवाने का प्रयास करें। बॉडी गई, बड़ी रेस्पेक्ट के साथ बॉडी को लिया, आपने डिसेक्शन हॉल में उस बॉडी को लेकर के गए। जितने स्टूडेंट्स हैं मेडिकल की पढ़ाई करने वाले, वो बच्चे आते हैं, एक प्रार्थना बोलते हैं बॉडी के सामने और शपथ लेते हैं कि इस बॉडी को हम हमारे भगवान के रूप में इस बॉडी को काम में लेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट टीचर है ये। बिल्कुल। तो उसके बाद में जब बच्चे आते हैं, पुष्पांजलि करते हैं वहाँ पर, तो परिवार वालों को देख के लगता है कि भाई कितना बड़ा रिस्पेक्ट हमारे को मिल रहा है। जितने जने वहाँ पे होते हैं सबके दिमाग में भावना आती है, नहीं यार अच्छा कार्य है, ये कॉलेज बहुत अच्छा कार्य करियर में इस तरीके से काम करना चाहिए। उसके बाद में प्लांटेशन का दिमाग में आया कि जब एक व्यक्ति जा चुका तो उसकी याद में दूसरी चीज हमें बढ़ानी चाहिए, फल बढ़ने चाहिए, किसी जीव का एक निर्माण वापस करना चाहिए। प्लांटेशन चालू कराया। प्लांटेशन के बाद परिवार वालों की इच्छा रहती है साल, 2 साल, 4 साल बाद आकर के देखें वो प्लांट कितना बड़ा हो गया। अब कौन सा प्लांट किसने लगाया ये मुद्दा था। कॉलेज वालों से हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने प्लांट के आगे उसके नेम प्लेट भी लगाना चालू किया, सब इस तारीख को इस व्यक्ति की देहदान यहाँ पर हुई है। तो उससे निश्चित रूप से परिवार वालों में मोटिवेशन मिलता है। अभी आज भी एक बॉडी मॉर्निंग में जैसे मेरा आने का था और मॉर्निंग पता पड़ा किसी की डेथ हो गई, सुशील जी छाजेड़ की, तो मैंने परिवार वालों से अगर रिक्वेस्ट करी 5 मिनट में रेडी हो गया, क्योंकि उसी परिवार के द्वारा 2 बॉडियां पहले भी डोनेट की जा चुकी थी। तो अभी वो भी बॉडी हमारे पास आधा पौन घंटे में आ जाएगी। तो अब मुझे लगता है कि जो शुरू में हमें तकलीफ आती थी वो तकलीफ हमें आजकल नहीं आती है। और भविष्य के बहुत सारे कमल कुमार जी, इसमें और कितना बदलाव करने की आवश्यकता है, चाहे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या फिर तमाम और संस्थानें जो आगे आए, जो अभी तक नहीं आ पाई हैं, या फिर लोग आगे होकर के अब तैयार होने लगे हैं। पहले जितनी मेहनत करनी पड़ती थी उतनी मेहनत हमें अब नहीं करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे रखे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड होता है उस कार्ड के पीछे हमारे नंबर है। सरकार की व्यवस्था में हो सकता हो कि वो आदमी फोन करे, फोन उठे नहीं उठे, लेकिन हमारी टीम 24 घंटे तैयार रहती है। रात को 2 बजे भी यदि कॉल आएगा तो रात को 2 बजे हमारी टीम वहाँ पर जाएगी, परिवार वालों के साथ समझाइश करेगी, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके उसको व्हाट्सएप के माध्यम से कंसर्निंग मेडिकल कॉलेज को भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज से जो सर्टिफिकेट बनते हैं, बॉडी रिसिप्ट का सर्टिफिकेट, थैंक्स का सर्टिफिकेट, हमें व्हाट्सएप पे आएगा। हम परिवार वालों से एक बार टेली कर लेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है। और उसके बाद में भी कोशिश करते हैं कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी, बॉडी रिसिप्ट का सर्टिफिकेट मिल गया, जो हमें नगर निगम से उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना होता है उसके बाद में, तो उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो नगर निगम से भी हमने एक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर करवाए हैं कि वेरी सेम डे जिनकी बॉडी डोनेशन हो रही है उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए।
ठीक है कमल कुमार जी, मिडिल क्लास फैमिली का अगर जिक्र करें, इन चीज वहाँ तक पहुँच पाना, क्या वहाँ तक रीच आपकी पहुँच पाई है? क्योंकि वहाँ की मानसिकताओं का अगर जिक्र करें, आप बहुत कोशिश करते होंगे नो डाउट, अवेयर करने की कोशिश आपकी तरफ से कई मरतबा की जाती होगी, कैंपेनिंग भी चलती रहती होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर्डल्स आज भी हैं। मुझे अब नहीं लगता, अब इतनी परेशानियां नहीं लगती है। हाँ। जिस परिवार से एक व्यक्ति की डेथ होती है और उसके साथ में जब 150 आदमी इस प्रक्रिया को देखते हैं, इस व्यवस्थाओं को देखते हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं, तो उनके दिमाग में तुरंत आता है सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। जब भी उनके आसपास में रिश्तेदारी में परिवार में कोई गमी होती है तो हमें तुरंत कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करते हैं। और हम भी पूरी ताकत के साथ में अपने परिवार के सदस्य को मानते हुए कि ये मौत उनके परिवार में नहीं, हमारे अपने परिवार में हुई है, उसी प्रकार से अपने इन्वॉल्वमेंट रखकर उस कार्य को करते हैं। तो निश्चित रूप से उन पर भी प्रभाव छोड़ती है। और उसके बाद में यहीं आकर के नहीं रुक जाते हैं। जब उनके तीये की बैठक होती है तो एक सम्मान पत्र हम बना करके लेके जाते हैं, जिसमें 12x18 के साइज की एक फ्रेम लगी होती है, जिसकी डेथ हुई है उसका फोटो लगा होता है, परिवार के सदस्यों के नाम होते हैं, प्रिंट करा करके लेके जाते हैं। और उसमें हम जो 500 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी तीये की बैठक में जो भी अवेलेबल होते हैं, उनके बीच में जाके उस सम्मान पत्र का वांचन करते हैं और ये बताते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से, इस परिवार के निर्णय की वजह से इतने सारे आदमियों को फायदा हुआ, इतने सारे डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, रिसर्च के लिए हमें इतनी सारी बॉडियां मिल रही है, तो उसका बड़ा प्रभाव गिरता है और उसका हमें फायदा भी मिलता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको समझाने की कोशिश आपके माध्यम से भी की गई, अब्रॉड की अगर जिक्र करें तो वो कैसे आपने उसका वहां पर काम किया? मैं अपना परिचय दूं कि जब मैंने कार्य चालू किया तो उस टाइम मैं अपने ग्रुप का तो फाउंडर प्रेसिडेंट था ही। नॉर्दर्न रीजन हमारा जो फेडरेशन है वो 12 रीजन्स में डिवाइड है, हमारा 3 टायर सिस्टम है, एक फेडरेशन, देन रीजन, देन ग्रुप्स हमारा। तो मैंने जब चालू किया तो मैं ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में था, उसके पहले रीजन का चेयरमैन रह चुका था और मुझे 2017-18 के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने का मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हमारी जो संस्था है वो जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी, जितने भी सेक्ट्स जैन समाज में होते हैं वो हैं। करीबन 65,000 कपल हमारे सदस्य हैं पूरे विश्व में, 20 जगह हमारी विदेशों में भी शाखाएं हैं, पूरे भारतवर्ष में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो मुझे जब प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला 1 अप्रैल 2019 को, जब मैंने इसका चार्ज लिया, तो मेरा ये मुख्य उद्देश्य रहा कि हम इसका प्रचार प्रसार पूरा करें। और अब ऐसा भी कई बार होता है, बॉम्बे में भी किसी की डेथ होती है और उनको नहीं पता होता है, तो मुझसे पूछते हैं सर हम एक बॉडी डोनेशन करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, तो हम गाइडलाइन देकर के उनका करवाने का प्रयास करते हैं। हमने अजमेर में बॉडी डोनेशन करवाई है, जोधपुर में बॉडी डोनेशन कराई है, काफ़ी जगह में बॉडी डोनेशन करवाने का प्रयास किया है। एक हमारा बुक आती है सुर संगम के नाम से, जिसकी करीबन 60,000 पुस्तकें हम लोग प्रिंट करवा चुके हैं और जिसमें करीबन 250 पेज है उसके अंदर, इसमें सब तरह के धार्मिक गीत, संगीत, प्रार्थनाएं, आरतियाँ, सब चीज़ें, ध्यान के नियम, उपनियम, सब चीज़ उसके अंदर है। उसके जितने हम 10, 11, 12 पेज के अंदर के ऐड लेते हैं उन सब में जीते जी रक्तदान, मृत्यु उपरांत देहदान और नेत्रदान का उल्लेख अवश्य करते हैं। तो वो किताबें जब हर घर में जाती है तो उनको हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलते हैं और हमें तुरंत कॉन्टैक्ट करने में, और वो किताबें पूरे विश्व भर के अंदर चलती है, उससे बड़ा प्रभाव गिरता है। कमल कुमार जी, मैं एक वो फिगर भी जानना चाहूँगा, कितने देहदान हो चुके हैं, नेत्रदान का जिक्र करें तो वो कितने हो चुके हैं, कुछ अगर आप संख्या बता पाएँ हमारे दर्शकों को। हम लोगों ने जब से हमने काम अपने हाथ में लिया, हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट जिस काम के अंदर होता है उसके हिसाब से आज 124वां देहदान हम करवा रहे हैं। नेत्रदान का भी प्रसंग मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा है। मेरी मदर की डेथ 5 अप्रैल 1993 को हुई थी, अचानक डेथ हुई। हम लोग जयपुर थे, वहाँ गए, वो बॉडी के पास बैठे बैठे दिमाग में आया कि मदर बहुत धार्मिक महिला है, हमें कुछ पुण्य का काम करना चाहिए। उनकी आंखों पे मैंने झांकने का प्रयास किया और मुझे स्व अंतर्मन से प्रेरणा मिली कि इनका नेत्रदान करवाने चाहिए। नहीं पता कौन आएगा, कैसे नेत्रदान होंगे, कौन लेकर के जाएगा, चर्चा करी। जेएलएन हॉस्पिटल वहाँ पर है, वहाँ पर तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो आने को साधन नहीं है। हमने मेरे एक रिलेटिव को गाड़ी लेकर के भेजा, आए, घर में आए तो लाइटें बंद हो गई, तो टॉर्च की रोशनी में खिड़कियां खोल करके मदर का हमने नेत्रदान करवाया। वो जिंदगी का पहला दिन था। उसके बाद हम बिल्कुल नहीं रुके इस काम के लिए। और आज मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हम करीबन 3400 से अधिक नेत्रदान पिछले 27 साल में करवा चुके हैं और 10 सालों में 124 बॉडी डोनेशन करवा चुके हैं। प्लास्टिक जो डेथ के बाद के अंदर चमड़ी का भी दान होता है, स्किन डोनेशंस भी होते हैं। राजस्थान में आज तक 3 स्किन डोनेशन हुए हैं, जिसमें जो बर्न केसेज होते हैं, जिसमें आदमी के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 60 से 70% बर्न हो चुका होता है, उसका जीवन बचाने के लिए स्किन डोनेशन से बढ़िया कोई तरीका नहीं होता है। 3 डोनेशन हमने कराए, 3 व्यक्तियों की जान हमने उसके माध्यम से बचाई और हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस क्षेत्र में भी और आगे कार्य करेंगे। ठीक, वाइडर लेवल पर इसको ले जाने के लिए और क्या प्रयास आपके रहेंगे कमल कुमार जी? क्योंकि आपने जैसा कहा कि राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, अजमेर का भी जिक्र किया, अगर हम और स्टेट्स का जिक्र करें तो वहाँ तक आप कैसे पहुँच पा रहे हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में पहुँचेंगे? क्योंकि वहाँ पर भी लोगों को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने
जितना गहरा प्रचार करना चाहिए उतना प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन ये तो क्या है कि किसी आदमी में जील होनी चाहिए कि मुझे कार्य करना है और मुझे इस कार्य को सक्सेसफुल करना है। और यदि आदमी ठान लेवे, हम कहते हैं ना, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है, कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। आदमी ये सोच ले कि मुझे काम करना, फर्म डिटरमेंट हो जाए, तो ऐसा कोई कार्य जो नहीं है, जो नहीं हो सकता है। कुछ हर्डल्स बॉडी लेकर के भी जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के लेवल पर भी आती है, परेशानियां होती है। क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा इससे वाकिफ हो चुके हैं, इसके हर प्रोसेस का हमें पता है कि यहाँ दिक्कत आएगी तो हम पहले से बता देते हैं। कुछ माइनस पॉइंट होते हैं तो पहले राय ले लेते हैं, सभी बॉडी हम लेकर के आए नहीं आए, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, और ये डिपार्टमेंट वाले भी तय करके कर लेते हैं। तो ऐसा कोई जील वाला व्यक्ति वापस दूसरे स्टेट्स में, दूसरे शहर में मिले तो शायद मैं सोचता हूँ इस कार्य को बहुत ज़्यादा गति दी जा सकती है। ठीक है सत्येंद्र जी, सामंजस्य का अगर जिक्र करें तो कैसे आप सामंजस्य बैठाते होंगे, क्योंकि जैसे कमल कुमार सचेती जी हैं या फिर और भी तमाम संस्थानें होंगी, उनसे किस तरीके से सामंजस्य बैठता होगा जिससे हमारे छात्रों को भी इसका फायदा मिले और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश भी होती रहे? हाँ जी, तो हम लोग इसके लिए जैसे ही हमारे कोई भी देहदान आता है तो सबसे पहले सचेती सर हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे देहदान है और इस देहदान में ये चीज़ें हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स इनके पास अवेलेबल हैं, और ये सारी जो चीज़ें बताते हैं उस चीज़ को हम लोग डिपार्टमेंट में हमारे एचओडी सर जो हैं उनसे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कैन वी टेक दैट देहदान, हम लोग वो देहदान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद हम लोग फिर एक जितने भी उनके पेपर वर्क जो हैं वो पेपर वर्क हम सारा कंप्लीट करते हैं। उस पेपर वर्क के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि जैसे प्लांटेशन हमें लगवाना है तो वो हम लोग प्लांटेशंस के लिए प्लांट मंगवाना है, फूल मालाएं मंगवानी हैं, बच्चों को इकट्ठा करना है, जितने भी MBBS वाले जो बच्चे हैं, मेडिकल की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे, उनको सबको हम लोग इकट्ठा करते हैं। वो सब बच्चे वहाँ पे आकर के फिर जैसे ही देहदान आता है तो सहसम्मान हम उस बॉडी को, उस देहदान को हम लोग हमारे डिसेक्शन हॉल तक लेके जाते हैं और फिर उस डिसेक्शन हॉल में सारे बच्चे इंक्लूडिंग ऑल स्टाफ सब लोग हम वहाँ पे एक ओथ पढ़ते हैं। उस ओथ के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद हमारा हर बच्चा, हमारे मेडिकल कॉलेज का हर बच्चा उस देहदान पे एक एक फूल माला अर्पण और फूल चढ़ाना वो सब काम करता है। और फिर उसके बाद हम लोग उनको हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक थैंक्स लेटर कि उनके इतना अच्छा उन्होंने काम किया है वो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। साथ में एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग कि उन्होंने जो देहदान दिया है हमें, वो सर्टिफिकेट वो ले जा करके जो उनके आसपास जो जयपुर नगर निगम है वहाँ ले जा करके उसको दिखाएं तो इमीडिएटली आई थिंक विद इन 12 आवर्स और 10 आवर्स उनको इमीडिएटली वो सब प्रोवाइड हो जाता है डेथ सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। तो वो हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि जो सचेती सर हम लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक देहदान जो हमें मिल रहा है उस देहदान पे कम मिनिमम अगर हम लोग मान के चलें तो 25 से 30 स्टूडेंट उस एक देहदान पे पूरा 1 साल तक पढ़ते हैं और उससे फिर एक अच्छा डॉक्टर बन के निकलता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों के यहाँ होती है। बिल्कुल। उपेंद्र जी, ये जैसे कि अभी सत्येंद्र जी ने भी कहा और कमल कुमार जी ने भी कहा, मैं थोड़ा टेक्निकल चीज़ को थोड़ा समझूं, हालांकि मैं सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से जानता नहीं हूं, लेकिन अगर हम देहदान का जिक्र करें, जैसा कि सत्येंद्र जी ने भी कहा कि 25 जो छात्र हैं वो पढ़कर निकलते हैं और उनका उज्ज्वल भविष्य हो जाता है, लेकिन उस बॉडी को लेकर कितना टेन्योर रहता होगा, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ। वो कब तक शोध उस पर हम कर सकते हैं? देखिए, एक बार अगर बॉडी को सुरक्षित करने का प्रोसेस है उसको हम एम्बाबिंग कहते हैं जी। उसमें हम मिक्सचर कई फ्लूइड्स का, जैसे फॉर्मलिन है, मिथेनॉल है, हाँ, है ना, फिनॉन है, और जो सब तरह के इस सॉल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं। देखिए, अब हर व्यक्ति समझता है कि हमारा शरीर का में हृदय से रक्त का संचार होता है और रक्त टिश्यू लेवल पर पहुंचता है, सेलुलर लेवल, और वहां वो कार्य करता है अपना और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक। तो हम क्या करते हैं कि धमनी के थ्रू जो आर्टरी होती है, जो कि उसके थ्रू हम इस फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं, तो वो हृदय के थ्रू होकर पूरे शरीर में सेलुलर लेवल तक पहुंच जाता है और वहां पर उसे फिक्स कर देता है। उसके बाद हम कितने ही वर्षों तक, 10, 20, 25, हमारी म्यूजियम में 15 वर्ष से तो मैं यहाँ हूँ और 15 वर्ष से रखे हुए म्यूजियम स्पेसिमेंस बने हुए हैं। कभी वो शरीर जो एक बार सुरक्षित हो गया वो खराब नहीं होगा। ठीक। और उसे रखा जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण है। जी, ठीक है। कमल कुमार सचेती जी, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि मैंने बार बार वही चीज़ें पूछी कि चुनौती बहुत ज़्यादा आती होंगी और आप बार बार वही जिक्र कर रहे हैं कि हम चुनौतियों से निपटने के लिए सारी जो कोशिशें हैं हमारी वो रहती हैं हमेशा, क्योंकि जाहिर है ऐसे वक्त में उनके परिवार वालों को समझाना एक बड़ा काम है, नो डाउट।
लेकिन अगर मैं अलग अलग धर्मों का जिक्र करूं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार बड़ा ज़रूरी है, मुसलमानों का अगर जिक्र किया जाए तो उन्हें सुपर्दे खाक करना बड़ा ज़रूरी है, तो ये चीज़ें कहीं ऐसा लगता है कि केवल एक धर्म में दिक्कत है, दूसरे धर्म में दिक्कत नहीं होती है, उनको मना पाना बड़ा आसान हो जाता है, वहाँ नहीं होता, ऐसा है सर? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और हमें तो रोज़ इन चीज़ों से जूझना होता है। पहले तो क्या था, जब हमने शुरुआत करी तो चूंकि मैं जैन धर्म से हूँ, मेरा जैन धर्म वालों से परिचय ज़्यादा है, तो ये जो प्रपोजल्स जो आते थे या हम समझाने जाते थे तो हम जैन परिवार में जाते थे, जहाँ 2-4-5 जने परिचित मिल जाते तो हमें बहुत आसानी होती थी एंट्री करने के लिए जी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि विशेष रूप से मैं ये मान्यता तो जरूर है कि पुनर्जन्म होता है। हाँ। और पुनर्जन्म के अंदर यदि ये सब संस्कार नहीं किए तो आत्मा भटकती है, ये प्रश्न है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने हमें इसमें बहुत सपोर्ट किया, ऐसी ऐसी डेथें हुई, उनको हमने सब समझाया, मैंने कुछ नहीं होना है। यूँ 4 लाइनों से हम यूँ भी शुरुआत भी करते हैं हमारी कि क्या विश्वास किया जाए इन आती जाती सांसों का, कितना मूल्य गिना जाए नित्य के रुदन और प्रयासों का, जो कुछ करना है जल्दी कर ले, कल की पक्की आस नहीं, सांस चल रहा तरल पवन सा, पल भर का विश्वास नहीं। तो हम लोग समझाते हैं। और जब ये बात कहते हैं कि ये पुनर्जन्म की बात होगी, जब पुनर्जन्म के विश्वास की बात आती है तो हम उनको कुछ सजेशन देते हैं, कुछ सॉल्यूशंस उन्हें देते हैं। हम उन्हें कहते हैं आपको हरिद्वार जाना है, बोला साहब हरिद्वार जाना तो हमारे बहुत जरूरी है, तो आप एक काम करें, नाखून काट लें, डेंचर्स आप निकलवा लें, आप बाल उनके ले लें, और वो पुड़िया बना के रिक्वेस्ट करते हैं डेंचर्स निकलवाने की, डेंचर्स और पुड़िया बनाकर उनको दे देते हैं, चलो आप सब ये वहाँ पे विसर्जित कर दीजिएगा, उससे आपका कामकाज हो जाएगा। महर्षि दधीची जिन्होंने इस देहदान की शुरुआत करी, अपने सारे शरीर को उन्होंने पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए छोड़ दिया कि उससे उनका जीवन मिलेगा, जिसके लिए आज देहदान पहचाना जाता है। तो हम इस बात की कोशिश करते हैं। रास्तों में ये कहता हूँ कि सभी धर्म, बिल्कुल, मैं न केवल जैन धर्म की बात करता हूँ, माहेश्वरी समाज की बात कर लो, अग्रवाल समाज की बात कर लो, सिंधी समाज की बात कर लो, ईसाई समाज की बात कर लो, ब्राह्मण समाज की बात कर लो, जितने भी समाज हैं, मतलब हमें कोई ऐसा लगता है कि अगर हम महीने में अगर 5 बॉडी या 6 बॉडी करिए तो 6 डिफरेंट धर्म वालों की भी मिल जावे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। बिल्कुल। चलिए सर, वक्त की बेहद कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया कमल कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्यन जी आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक लाइन आखिर में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देहदान महादान, जिसको लेकर हमने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, और आप लोग भी इसमें अगर योगदान दें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो यहाँ है यहीं रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, अगर इस लाइन को भी अगर कोट कर दिया जाए तो गलत नहीं होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।